आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना भारतीय इतिहास के कुछ दिलचस्प पन्नों से जुड़े अंश हैं। कुछ शासकों, कवियों और समाज सुधारकों के बारे में जानकारी देने वाले कुछ लेख और नोट्स। जी। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों की गहराइयों में उतरकर वो महत्वपूर्ण जानकारियां और कहानियां बाहर लाएं जिनसे इतिहास के इन किरदारों और घटनाओं की एक एक ज्यादा साफ तस्वीर उभरे। तो चलिए देखते हैं ये दस्तावेज हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों में हमें मध्यकालीन राजस्थान की, आप कह सकते हैं, वीरता और त्रासदियों से लेकर ब्रिटिश काल के कवियों की जो राष्ट्रीय चेतना थी और फिर आधुनिक भारत के समाज सुधारकों का जमीनी काम, सबकी झलक मिलती है। देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग जीवन और समय हमें क्या सिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्यकालीन राजस्थान से। शीतल देव और सिवाना किले की कहानी। दस्तावेज बताते हैं कि शीतल देव जो थे वो जालौर के चौहानों की एक शाखा से थे, है ना। और 1308 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर कब्जा करने के लिए मलिक कमालुद्दीन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी थी। हाँ, बिल्कुल। और सिवाना का किला वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। उसे अक्सर मारवाड़ के राजाओं की शरणास्थली भी कहते थे, मतलब मुश्किल वक्त में एक सुरक्षित ठिकाना। खिलजी की सेना ने किले को घेरा तो, लेकिन इन दस्तावेजों के हिसाब से किले की बनावट और फिर राजपूतों का जो जबरदस्त प्रतिरोध था, उसके कारण ये घेराबंदी कई महीनों तक खिंच गई। मतलब आसान नहीं था। अच्छा, मतलब शुरुआती हमला एक तरह से नाकाम रहा। जी बिल्कुल। हमलावर सेना को ना सिर्फ भारी प्रतिरोध झेलना पड़ा, बल्कि उन्हें रसद यानी खाने पीने और जरूरी सामान की भी भारी कमी होने लगी। और इसी दौरान उनके दो प्रमुख सेनानायक भी मारे गए, नाहर खां और भोज। तो स्थिति हमलावरों के लिए मुश्किल होती जा रही थी। तो फिर किले का पतन कैसे हुआ? यहां लगता है कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। किसी विश्वासघात का जिक्र है इन नोट्स में। हाँ, सही कहा आपने। जब सीधे संघर्ष से बात नहीं बनी तो खिलजी की सेना ने कह सकते हैं कूटनीति का सहारा लिया, या शायद धोखे का। किले के अंदर भायला नाम का एक सरदार था। उसे लालच देकर हमलावरों ने अपनी तरफ मिला लिया। और इसी भायला ने किले के एकमात्र ताजे पानी के स्रोत, एक महत्वपूर्ण कुंड था, उसका गुप्त रास्ता हमलावरों को बता दिया। ओह, पानी का स्रोत हाथ से जाना तो वो तो किसी भी किले के लिए बहुत ही घातक होता है। बिल्कुल। और विश्वासघात यही नहीं रुका। भायला ने उस कुंड में गोरक्त, मतलब गाय का खून, मिलवा दिया, जिससे पानी अपवित्र हो गया और पीने लायक ही नहीं रहा। अब पानी के बिना किले की रक्षा करना तो नामुमकिन हो गया। तो राजपूतों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर उन्होंने वही किया जो ऐसे हालात में उनकी परंपरा थी। वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया, आग में सामूहिक आत्मदाह। और पुरुषों ने केसरिया बाना पहना, हाँ? जो अंतिम युद्ध का प्रतीक होता है। और शीतल देव के नेतृत्व में वे किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। शीतल देव और उनके साथी सब वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह खिलजी की सेना किले पर कब्जा कर पाई। बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले का प्रबंधन मलिक कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा और इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। तो ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे अंदरूनी फूट और विश्वासघात वो बड़ी से बड़ी बहादुरी पर भी भारी पड़ सकता है। सच में शौर्य और छल का एक मिला जुला दुखद अध्याय। चलिए अब तलवारों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़कर एक और दिलचस्प किरदार की बात करते हैं, अमर सिंह राठौड़। ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के बड़े बेटे थे। और कहा जाता है कि स्वभाव से बेहद उग्र और स्वाभिमानी थे। जी, उनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। जैसा आपने कहा, उनका स्वभाव बहुत तेज था और इसी वजह से उनके पिता महाराजा गज सिंह उनसे नाखुश रहते थे। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से निकाल भी दिया गया था। इसी कारण अमर सिंह मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में चले गए। तो क्या मुगल दरबार में उनकी पूछ हुई उनके इस उग्र स्वभाव के बावजूद? हाँ, लगता है शाहजहां ने उनकी उग्रता में भी उनकी वीरता और क्षमता देखी होगी। दस्तावेज बताते हैं कि शाहजहां ने उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार अच्छा मनसब दिया। मनसब का मतलब है मुगल प्रशासन में एक पद या ओहदा, जिससे व्यक्ति की हैसियत, वेतन और कितने सैनिक रखने हैं, ये सब तय होता था। 1635 ईस्वी में उन्हें 3000 जात और 1500 सवार का मनसब मिला। ये तो काफी ऊंचा पद लगता है उस समय के हिसाब से। हाँ, और ये आगे और बढ़ा। जब उन्होंने पंजाब में एक स्थानीय विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया तो 1640-41 ईस्वी में उनका मनसब बढ़ाकर 4000 जात और 3000 सवार कर दिया गया। इससे पता चलता है कि मुगल दरबार में उनकी धाक थी, उनकी अहमियत थी। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक
एक बड़ी अजीब लड़ाई का जिक्र मिलता है, मतीरे की राण। हाँ ये क्या था? क्या ये सचमुच तरबूज के लिए हुई लड़ाई थी? हाँ, सुनने में ये भले ही थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन ये ऐतिहासिक सच्चाई है। 1642 ईस्वी की घटना है ये। हुआ यूं कि बीकानेर रियासत का एक गांव था और नागौर परगना, जो उस समय अमर सिंह के अधीन था, इनकी सीमा आपस में लगती थी। अब एक तरबूज की बेल वो उगी तो नागौर की जमीन पर, लेकिन उसका फल बीकानेर की सीमा में जाकर लग गया। तो अब सवाल उठा कि तरबूज पर किसका हक है। क्या सिर्फ एक तरबूज के लिए लड़ाई हो गई? छोटी सी लगती है, पर ये उस दौर के राजपूती मिजाज को दर्शाती है। अपनी जमीन के हर इंच पर दावा और सम्मान का सवाल। ये दिखाती है कि कैसे जरा सी बात भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती थी और बड़े टकराव का रूप ले सकती थी। तो इस मतीरे की राड़ नाम की लड़ाई में दोनों रियासतों के सैनिक लड़े और इसमें अमर सिंह राठौर की जीत हुई। हालांकि कुछ दूसरे स्रोत ये भी कहते हैं कि बाद में नागौर के एक और युद्ध में वो बीकानेर से हार गए थे। लेकिन ये मतीरे की राड़ उनके अक्खड़पन और अपने हक के लिए लड़ने की प्रवृत्ति का एक यादगार किस्सा बन गई। और उनका अंत, वो भी उनके स्वभाव की तरह ही नाटकीय था, मुगल दरबार में हत्या। बिल्कुल। 25 जुलाई 1644 की बात है। शाहजहां के दरबार में किसी बात पर बहस हो गई। मीर बख्शी यानी सेना के मुख्य वेतन अधिकारी थे सलाबत खां। उन्होंने तैश में आकर अमर सिंह को गवार कह दिया। अब ये अपमान अमर सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने भरे दरबार में अपनी कटार निकाली और वहीं सलाबत खां को मार डाला। भरे दरबार में बादशाह के सामने ये तो सीधे बादशाह के अधिकार को चुनौती देने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि बादशाह शाहजहां भी ये देखकर डर गए थे और अपने सिंहासन के पीछे छिप गए। तुरंत शाही अंगरक्षकों और सलाबत खां के रिश्तेदारों ने अमर सिंह और उनके साथियों को घेर लिया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। ये घटना उनके अदम्य स्वाभिमान और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव का प्रतीक है। उनकी ये बहादुरी भले ही दुखद अंत वाली रही, आज भी मारवाड़ क्षेत्र में लोक कथाओं और ख्याल जैसे लोक नाट्यों के जरिए जिंदा है। तो ये थी तलवार और शौर्य की कहानियां, जहां वीरता भी है और मानवीय कमजोरियां भी। लेकिन इतिहास केवल रणभूमि में ही नहीं रचा जाता। अब उन लोगों की ओर मुड़ते हैं जिनकी ताकत उनकी कलम थी या समाज को बदलने का जज्बा था। दलपत विजय और उनके ग्रंथ खुमानरासु का जिक्र है इन स्रोतों में। हाँ, खुमानरासु एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। डिंगल जो है वो मध्यकालीन राजस्थान की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। खासतौर पर वीर रस की कविताओं के लिए इस्तेमाल होती थी। ये ग्रंथ 9 खंडों में बटा हुआ है और काफी बड़ा है। इसे मेवाड़ के इतिहास का एक अहम स्रोत माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से किन बातों का वर्णन है, मतलब क्या खास है इसमें? इसमें मेवाड़ के संस्थापक माने जाने वाले बप्पा रावल से लेकर 17वीं शताब्दी के महाराणा राज सिंह तक के कई शासकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनकी उपलब्धियां, उनके समय की घटनाएं और खासतौर पर महाराणा प्रताप का मुगलों के खिलाफ संघर्ष, हल्दी घाटी का युद्ध और बाद में महाराणा अमर सिंह के समय के मेवाड़ मुगल संघर्ष का भी इसमें जिक्र है। ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उस युग की राजनीतिक और सामाजिक झलक भी देता है एक तरह से। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक काव्य ग्रंथ न होकर एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, सूर्यमल मीसण। स्रोत उन्हें 19वीं सदी का एक प्रमुख कवि और इतिहासकार बताते हैं। निश्चित रूप से सूर्यमल मीसण, जिन्हें मिश्रण भी कहा जाता है, 19वीं सदी के राजस्थान के ही नहीं बल्कि कह सकते हैं पूरे हिंदी साहित्य के एक बड़े स्तंभ माने जाते हैं। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 को बूंदी रियासत के हरणा गांव में हुआ था। उनके पिता चंडीदान भी कवि थे। सूर्यमल बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। बूंदी के तत्कालीन शासक महाराव राम सिंह ने उनकी योग्यता को पहचाना और उन्हें राजकवि का सम्मान दिया। उनकी कौन सी रचनाएं सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जिनका जिक्र बार बार आता है? अच्छा, तो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार 2 ग्रंथ हैं। एक तो वंश भास्कर और दूसरा वीर सतसई। वंश भास्कर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे पिंगल और डिंगल मिश्रित भाषा में लिखा गया है। इसमें मुख्य रूप से बूंदी के चौहान शासकों का इतिहास है, लेकिन साथ साथ अन्य राजपूत वंशों और समकालीन घटनाओं का भी विस्तृत वर्णन है। ये हजारों पृष्ठों का ग्रंथ है। दूसरी तरफ वीर सतसई है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं और वीर रस कूट कूट कर भरा है। माना जाता है कि ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के माहौल में लिखा गया था और इसका उद्देश्य था सोए हुए रजवाड़ों में वीरता और राष्ट्रीयता की भावना जगाना। अच्छा, तो उनमें राष्ट्रीय चेतना भी थी। एक स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि का विरोध किया था। हाँ, वो सिर्फ कवि या इतिहासकार ही नहीं थे, बल्कि गहरे देशभक्त भी थे। उस दौर में जब ज्यादातर रियासतें अंग्रेजों की ताकत के आगे झुक रही थीं, सूर्यमल मिश्रण ने इसका तीखा विरोध किया।
जब बूंदी के महाराव राम सिंह ने भी अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने का मन बनाया। ये वो संधि थी जिसके तहत रियासतें अपना विदेश नीति और सुरक्षा का नियंत्रण अंग्रेजों को सौंप देती थी और बदले में अंग्रेज उनकी बाहरी हमलों से रक्षा का वादा करते थे। तो सूर्यमल मिश्र ने बहुत दुख और रोष जताते हुए महाराव को एक लंबा पत्र लिखा था। क्या लिखा था उस पत्र में, कुछ अंदाजा? उन्होंने राजपूतों के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई थी और कहा था कि गुलामी स्वीकार करना उनके लिए शर्म की बात होगी। वो चाहते थे कि सभी राजपूत शासक आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हों और अंग्रेजों का मिलकर सामना करें। उन्होंने 1857 की क्रांति के समय अपनी कविताओं के जरिए लोगों में जोश भरने की कोशिश भी की। उनकी रचनाओं में अंग्रेजी राज के प्रति विरोध साफ झलकता है। तो ये वंश भास्कर जैसा विशाल ग्रंथ क्या उन्होंने पूरा कर लिया था? नहीं, उन्होंने इसे 1841 ईस्वी के आसपास लिखना शुरू किया था, लेकिन ये इतना बड़ा काम था और शायद कुछ दरबारी राजनीति या दूसरे कारणों से वो इसे पूरा नहीं कर पाए। बाद में उनके दत्तक पुत्र थे मुरारीदान, उन्होंने इसे पूरा किया। वंश भास्कर और वीर सतसई के अलावा उन्होंने बलवंत विलास, छंदोम्यूक, राम रंजाट, धातु रूपावली और सती रासो जैसे कई और ग्रंथ भी लिखे। 30 जून 1868 को उनका निधन हो गया। वो वाकई अपने समय के एक महान चिंतक, कवि और इतिहासकार थे। उनकी लेखनी में ओज और दूरदर्शिता दोनों थी। वाकई कलम की ऐसी ताकत। अच्छा, अब अंत में एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिनका जीवन पूरी तरह से शिक्षा और समाज सुधार के लिए समर्पित रहा, स्वामी केशवानंद। इनके बारे में जो जानकारी है वो तो बहुत ही प्रेरणादायक लगती है। हाँ, स्वामी केशवानंद का काम आधुनिक राजस्थान और उससे सटे पंजाब के इलाके में शिक्षा और सामाजिक चेतना फैलाने में मील का पत्थर साबित हुआ। उनका जन्म 1883 ईस्वी में सीकर जिले के मगलूणा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका असली नाम बीरमा था। बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। पिता का साया जल्दी उठ गया। तो फिर उनका झुकाव अध्यात्म और समाज सेवा की ओर कैसे हुआ? मतलब ये बदलाव कैसे आया? युवावस्था में वो घर छोड़कर निकल पड़े थे और 1904 के आसपास फाजिल्का, जो पंजाब में है, वहां उदासीन संप्रदाय के एक साधु थे कुशाल दास, उनके संपर्क में आए। यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। 1905 में प्रयाग के कुंभ मेले में उन्हें संस्कृत पढ़ने का मौका मिला और वो पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं से भी प्रभावित हुए। यहीं उन्हें केशवानंद नाम मिला। बाद में वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। अच्छा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। जी हाँ, उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस वजह से 1921 से 1931 के बीच उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान शिक्षा के प्रसार और समाज सुधार पर लगा दिया, जो शायद उन्हें आज़ादी की लड़ाई जितना ही महत्वपूर्ण लगा। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान तो बहुत व्यापक लगता है। ये दीपक पत्रिका, साहित्य सदन, चल पुस्तकालय, ये सब क्या था? हाँ, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना उनके जीवन का मिशन बन गया था, कह सकते हैं। 1926 में उन्होंने अबोहर से दीपक नाम की एक हिंदी मासिक पत्रिका शुरू की। उन्होंने साहित्य सदन अबोहर की स्थापना की, जो आगे चलकर हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार का एक बड़ा केंद्र बना। और यहीं से उन्होंने एक अनोखी पहल की, फिरती वाचनालय यानी मोबाइल लाइब्रेरी। सोचिए, बैलगाड़ियों पर किताबें रखकर दूर दराज के गांवों तक पहुंचाई जाती थीं, खासकर पंजाब और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी। और संग्रिया के जाट विद्यालय को फिर से खड़ा करने का भी जिक्र है, वो क्या कहानी है? ये उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक माना जाता है। 1932 में उन्होंने संघरिया, जो अब हनुमानगढ़ जिले में है, वहां एक जाट विद्यालय का प्रबंधन संभाला। ये स्कूल उस समय आर्थिक तंगी के कारण बंद होने वाला था। स्वामी केशवानंद ने चंदा इकट्ठा करके लोगों को जोड़कर न सिर्फ इस स्कूल को बचाया, बल्कि अपनी लगन और मेहनत से इसे एक छोटे से मिडिल स्कूल से बढ़ाकर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तक पहुंचा दिया। उन्होंने वहां सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई नहीं, बल्कि कृषि, विज्ञान, म्यूजियम और टीचर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। और फिर ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना। ऐसा लगता है कि उनका काम बस फैलता ही गया। बिल्कुल। 1944 में उन्होंने बीकानेर के रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए ग्रामोत्थान विद्यापीठ संघरिया की नींव रखी। इसके तहत उन्होंने अगले कई सालों में रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 छोटी बड़ी पाठशालाएं और कई पुस्तकालय और वाचनालय खुलवाए। उनका सपना था कि कोई भी बच्चा, चाहे वो कितने ही पिछड़े इलाके में क्यों ना हो, शिक्षा से वंचित ना रहे।
और शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर भी काम किया। निश्चित तौर पर स्वामी केशवानंद सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं थे, वो एक बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने उस समय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयों जैसे छुआछूत, अंधविश्वास, नशे की लत, दहेज प्रथा, बाल विवाह और किसानों पर होने वाले सामंती शोषण, इन सब के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सेवा की भावना पर बहुत जोर दिया। उनके इसी व्यापक योगदान को देखते हुए उन्हें 1952 से 1964 तक 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी मनोनीत किया गया था। उनका पूरा जीवन ही एक मिसाल है। और आज हमने इन स्रोतों के जरिए इतिहास के कुछ अलग-अलग किरदारों से मुलाकात की। तलवार के धनी योद्धा भी, कलम के सिपाही भी और समाज को बदलने वाले कर्मयोगी भी। हाँ, शीतल देव की वीरता और सिवाना के जौहर का वो बलिदान, अमर सिंह राठौड़ का वो अक्खड़ स्वाभिमान और उसका दुखद अंत, दलपत विजय और सूर्यमल मीशण की कलम की वो ताकत जिसने न सिर्फ इतिहास लिखा बल्कि भविष्य को चिताया भी, और स्वामी केशवानंद का वो अथक समर्पण जिसने हजारों जिंदगियों को शिक्षा और सम्मान का हक दिलाया। ये सब मिलकर हमें इतिहास की जटिल और बहुआयामी तस्वीर दिखाते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सभी किरदारों की कहानियां, चाहे वो युद्ध के मैदान की हों, साहित्य सृजन की हों या फिर चुपचाप